नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओड मैन आउट या क्लासिफिकेशन, या हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं विषम छांटिए या असंगत पद को बताइए। तो देखिए, आज जो हम टाइप लाए वो है टाइप 3, जो कि किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन लेटर्स या वर्ड्स पर। मतलब क्या है? लेटर्स यानी या तो अक्षर या फिर वर्ड्स यानी शब्द पर। लेकिन ये कौन से? ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी ये दोनों कहाँ से होंगे? अंग्रेजी के होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो आज के इस टाइप पर चलने से पहले एक बार पीछे की क्लासों का थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे की क्लास में हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े और उन पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न किए और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न किए। तो चलते हैं इसके बेसिक पर। ओड मैन आउट, ये अपना चैप्टर था, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। ओड मैन आउट, ये अपना क्या था? चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पहला टाइप पढ़ा हिंदी पर आधारित प्रश्न। हिंदी पर आधारित प्रश्न। अब हिंदी यानी हिंदी शब्द पर आधारित प्रश्न। दूसरा हमने पढ़ा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आज हम आए हैं कौन से टाइप के साथ? टाइप 3 के साथ, जो कि क्या है, किस पर आधारित है? तो ये टाइप 3 है अक्षरों अथवा शब्दों पर आधारित ठीक है। तो देखो, अक्षरों अथवा शब्दों पर आधारित ये वाला टाइप है। और वो कौन से अक्षर या शब्द? वो अक्षर या शब्द है आपके अंग्रेजी के। वो कौन से? अंग्रेजी के। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है भाई हिंदी शब्द पर आधारित है ना। हिंदी शब्द में यानी आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे वो 4 ऑप्शन जो थे वो हिंदी शब्द पर आधारित थे। और उन 4 ऑप्शन में से जिस हिंदी शब्द का बाकी 3 विकल्पों से अलग संबंध होता था उसको अपन क्या कर देते? अपना राइट आंसर कर देते थे। संख्याओं वाले में क्या आया भाई? जहां पर आपको शब्द दिए गए थे उसकी जगह क्या दे दी गई? संख्या। और संख्याओं पर हमने कॉन्सेप्ट क्या लगे? पहला कॉन्सेप्ट सर, जहां छोटी छोटी हो प्राइम नंबर, या फिर इवन ऑड, ठीक है। जहां क्या हो 2 से 3 तो वहां स्क्वायर यानी वर्ग या घन क्यूब। जहां 3 हो वहां क्या लगाया था 4-4 में कि या तो डिफरेंस ले लो या फिर ऑपोजिट, है ना, विपरीत वाला, या फिर कॉमन फैक्टर। चौथे में क्या लगाया कि पर्टिकुलर सम। चौथे में क्या लगाया? पर्टिकुलर सम। कहाँ पर? जहाँ पर आपके वो शो हो रहे हो। क्या शो हो रहे हो? जहाँ पर आपको 4 से 5 या 5 से 6 संख्याएं दे रखी हो वहाँ पर्टिकुलर सम लगता है। अब अक्षरों तथा शब्दों पर आधारित, जो कि किस पर है? अंग्रेजी शब्द पर। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि जो एनालॉजी चैप्टर था और जो ये अभी चैप्टर चल रहा है ओड मैन आउट, ये दोनों ऐसे चैप्टर है जिनमें आपके जहाँ पर भी हिंदी और अंग्रेजी शब्दों की बात होती है तो वहाँ पर रीजनिंग सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कोई सा भी हो सकता है, जीके हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, ठीक है, साइंस हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो आपको उन सब्जेक्ट पर आपकी कमांड थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अच्छा, ये टाइप क्या बताएगा? तो सर इस टाइप में आपके पास जहाँ हिंदी वर्ड थे, जहाँ संख्याएं थी, उसी प्रकार यहाँ क्या होंगे? या तो होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, या फिर क्या होंगे? आपके शब्द होंगे, या फिर क्या होंगे? शब्द होंगे। अच्छा, अक्षर हो तो हमें कैसे पता चलाएंगे उसका? तो भाई अक्षर की जो मैंने ट्रिक है वो आपको जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाया था उसमें बता रखी है कि आपको 26 के 26 अक्षरों को याद रखने की ट्रिक क्या है। मतलब 26 के 26 जो अक्षर है उनके स्थानों को याद रखने की ट्रिक क्या है कि कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है। दूसरी ट्रिक क्या बताई थी कि भाई वो 26 है, उनमें से 13 क्या है भाई? 2 के 13 जोड़े बनेंगे। 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 13। और वो क्या है 2 का जोड़ा मतलब कि जैसे ये ए और जेड, अब ये एक दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। बी और वाई, तो ये एक दोनों के दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। तो इसी प्रकार क्या होंगे? 13 जोड़े बनेंगे। उन 13 जोड़ों में 2 को एक दूसरे के विपरीत में याद रखने की ट्रिक भी हमने सीख ली है। वो भी मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में बता रखी है। तो अब आपकी अगर
उस पर कमांड होगी तो आप अक्षरों पर आधारित प्रश्न तो चुटकियों में कर लोगे बिना पेन पेपर के। फिर चलते हैं शब्दों पर। तो शब्द में आपके पास क्या ज्ञान होना चाहिए? अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डिक्शनरी आपको कुछ शब्द आने चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। अन्यथा इसकी ना कोई ट्रिक है ना कोई दूसरा सुझाव है। तो चलते हैं इन प्रश्नों पर आधारित, इस टाइप पर आधारित प्रश्नों पर। तो आपका चल रहा है टाइप 3 बेस्ड ऑन लेटर्स एंड वर्ड्स, और उसका पहला प्रश्न है, और इस चैप्टर का कौन सा प्रश्न है? 32वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। और आपको यहाँ क्या दे रखे हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, जो कि हर विकल्प में क्या है? 4-4 अक्षर है, 4-4 लेटर्स है। तो कोई बात नहीं, आप इनको लिख दो D, C, B, A, फिर है L, K, J, I, फिर है Z, Y, X, W, और लास्ट है Q, R, S, P, है ना। तो अब देखो D कितने पर होता है? 4, C 3, B 2, 1, L 12, K 11, J 10, I 9, Z 26, Y 25, X 24, W 23, Q 17, R 18, ये 19 और P 16। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए? चारों ऑप्शन को मैंने लिख दिया, और उनके जो ऊपर नंबर लगे वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर का स्थान है। डी आपके 4 नंबर पर आता है, सी आपके 3 नंबर पर आता है, ए 1 पर आता है, ए से स्टार्ट होता है, फिर बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी 4 पर, ऐसे आगे जेड आएगा आपका 26 पर। तो ये लिख दिया। क्यों लिखे हमने ये अक्षर? ये क्या संख्याएं लिखने से, इनके स्थान लिखने से हमारा जो लॉजिक ढूंढने का जो मेथड है वो क्या हो जाता है, या प्रोसेस है, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अक्षरों में हमें वो लॉजिक्स नहीं मिल पाते, लेकिन जैसे हम संख्या लिखते हैं तो संख्याओं में हमें लॉजिक पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 3 2 1 घट रहा है ना, क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि भाई जब भी मैं एक पद से दूसरे पद में जाऊंगा, कहाँ से? एक पद से दूसरे पद में जाऊंगा, तो मेरे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। डी 4 पर था, डी से सी में गया तो -1 हुआ भाई, 4 वाला 3 में, फिर सी से बी में गया तो फिर 3 वाला 2 में -1, फिर बी से ए में गया तो फिर 2 से -1। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? लॉजिक क्या लग रहा है? -1 का लग रहा है। अच्छा, फिर देखा मैंने L K J I, तो इनके नंबर्स क्या है? 12, 11, 10, 9। वाह भाई, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जब एक पद से दूसरे में जा रहे हो तो -1 हो रहा है, कि भाई 12 से 11 में -1, L से K में, K से J में तो 11 से 10 -1, J से I में 10 से 9 -1। फिर देखा विकल्प नंबर 3, Z Y X W, तो 26, 25, 24, 23, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -1। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। 26 से 1 कम 25, 25 से 1 कम 24, 24 से 1 कम 23। चला लास्ट ऑप्शन में Q R S P, तो Q 17, 18, 19 और 16। तो यहाँ जब मैं देखता हूँ तो 17 से 18 +1, 18 से 19 +1 और 19 से 16 -3, है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा है भाई +1 चले, 19 के बाद 16 में क्या आ गया? -3 हो गया। तो पहले चल रहा है आपके +1 और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा इसमें? -3। हमने अब चारों के कॉन्सेप्ट निकाल दिए, और जैसे ही चारों के निकाले आपने देखा पहला, दूसरा और तीसरा। भाई ये जो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इन तीनों में क्या एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है? -1 -1 का। जबकि जो आपका डी ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है, उसमें क्या लग रहा है? +1 और -3 का, जो कि बाकी 3 ऑप्शन से क्या है? अलग संबंध दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो क्या हो जाएगा? ऐसा पद होगा जो बाकी 3 ऑप्शन से क्या हो? अलग संबंध दर्शाता हो, या फिर इन 4 ऑप्शन में वो पद असंगत पद होगा, जो बाकी के संगत में नहीं होगा, बाकी के समान संबंध में नहीं होगा। तो अच्छा प्रश्न था आज का। लेटर्स या वर्ड्स पर आधारित जो टाइप है उसका पहला प्रश्न हमने हल किया। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से असंगत पद को पहचाने, और पद क्या है आपके पास? तो मेरे पास पहला पद है HS, दूसरा है KP, तीसरा है DX, चौथा है इवनिंग, सॉरी बोल ही दिया, चौथा क्या है? EV, है ना।
तो बस वही है कि जब आपको ऑपोजिट लेटर्स याद होंगे, अक्षर के विपरीत अक्षर याद होगा, तो आपके मुंह से भी ये चीज़ें निकलने लग जाएगी, क्योंकि वो आपके क्या होगा, प्रैक्टिस में होगा। अब मुझे यहाँ पर पहले ही पढ़ते ही दिख गया कि भाई एच और एस है ना, मुझे इनके प्लेस लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको पढ़ते और आपको विपरीत अक्षर याद है तो आप देख के बता दोगे कि एच एस क्या है, विपरीत है, के पी विपरीत है, ई वी विपरीत है ना। एच होता है 8 पर, एस होता है 19 पर, के 11, पी 16, डी 4, एक्स 24, ई 5, वी 22। तो ये हमने सारों के क्या लिख दिए, प्लेस लिख दिए। अब देखो 8 से 19 बन रहा है, तो क्या ऐसा कोई प्लस माइनस का लॉजिक है? तो भाई 8 से 19 बन रहा है, यानी कितना ऐड हो रहा है, 11। कितना ऐड हो रहा है इसमें, 11 जुड़ेगा तो आपके क्या होगा, 8 से 19 बनेगा। 11 जुड़ेगा तो 8 से 19 बनेगा। फिर 11 से 16 कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का डिफरेंस है यहाँ पर। अच्छा 4 से 24 20 का डिफरेंस, और 5 से 22 17 का डिफरेंस। भाई ये लफड़ा तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, इधर 11, इधर 5, इधर 20, इधर 17, क्या है, इधर 20 और इधर 17। तो आप क्या कर सकते हो, अब देखो इनके ऑपोजिट। अब क्या देखोगे, इनके ऑपोजिट। और जैसे आपको पता चला कि एच एस दे रखा है, तो एच एस क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। और विपरीत को याद रखने की जो ट्रिक है एच एस की, वो क्या थी अपनी, हाई स्कूल। क्या थी, हाई स्कूल। तो हाई का एच और स्कूल का एस, मतलब क्या है, एच और एस अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार के पी, ये भी आपके क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। के पी भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत का क्या है कि भाई एक दूसरे के विपरीत, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो वो है सर कानपुर। वो क्या है, कानपुर। कानपुर में के और पी क्या है, कानपुर में के और पी क्या है, के पी, यानी कानपुर। इनको याद रखने की ट्रिक। अब है डी एक्स, ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है विपरीत, इसलिए नहीं है कि भाई डी को याद रखने की, डी का अक्षर जो विपरीत होता है वो कौन होता है, डब्ल्यू। और इनको याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है, ड्यू। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, ड्यू। माउंटेन ड्यू पी रखी है तो डी डब्ल्यू, ड्यू, इसको याद रखने की ट्रिक। और जो एक्स होता है इसका विपरीत होता है सी, और इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, 6, ठीक है। तो एक्स तो एक्स आ ही रहा है, तो सी का एस नहीं आ रहा, लेकिन एस में साउंड आ रहा है 6। 6 में सी का जो साउंड आ रहा है जब प्रोनाउंस करते हो, तो 6 उसको याद रखने की ट्रिक है कि सी और एक्स क्या एक दूसरे के विपरीत। तो अगर डी के आगे यहाँ डब्ल्यू होता तो एक दूसरे के विपरीत होते ड्यू, या एक्स के आगे यहाँ डी की जगह सी होता तो 6 एक दूसरे के विपरीत होता, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। चौथा है ई वी। चौथा क्या है, ई वी। ये एक दूसरे के विपरीत है, और इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, इवनिंग। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इवनिंग, ठीक है। इनको याद रखने की ट्रिक है इवनिंग, जिसमें ई और वी क्या है, कैपिटल के। भाई ई वी एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है। तो आपने देखा होगा हाई स्कूल, भाई हाई स्कूल दे रखा है, विपरीत है। कानपुर, के पी एक दूसरे के विपरीत है। इवनिंग, ई वी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन डी एक्स एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बाकी 3 से क्या हो जाएगा, अलग संबंध रखेगा, और यही आपका क्या है, यहाँ पर असंगत पद है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंगत का चयन करें। अगला पद क्या है, फिर से असंगत का चयन करें, और आपको यही दे रखे लेटर्स क्या, आई, ओ, यू। दूसरा है एफ, जी, एच। तीसरा है ए, ई, आई। चौथा है ओ, यू, ए। तो चारों पद मैंने यहाँ पर लिख दिए। चारों पद क्या के मैंने यहाँ पर लिख दिए। आई का होता है 9, ओ का 15, यू का 21, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, 21, 1। हो गए, लिख दिए सारे नंबर। अब देखो कॉन्सेप्ट,
अब क्या करो, कॉन्सेप्ट देखो। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको 3-3 का ग्रुप दिया है तो इनमें ही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। अगर 2 का होता तो हम विपरीत वाला कॉन्सेप्ट देखते कि भाई अक्सर एक दूसरे के विपरीत है या नहीं। अब जब यहाँ है तो यहाँ तो क्या होगा, या तो प्लस माइनस या उनके बीच का कुछ ना कुछ गैप का ही संबंध होगा। तो 9 से 15 कितना हुआ सर, +6। कितना हुआ, +6। फिर 15 से 21 कितना हुआ, फिर से सर +6। तो भाई पहले पद में तो क्या हो रहा है, 9 से 15 आई से ओ, आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर, तो आई से जब ओ जाते हो तो +6 हो रहा है बीच में, और ओ से यू जाते हो तो ओ 15 यू 21, तो उनमें भी बीच में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो यहाँ पर तो दोनों कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है आपके, +6 का। अगले में देखता हूँ मैं, F से G 6 से 7 +1, G से H फिर +1, तो क्या हो गया, F से G, G से H क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। A से 5 है ना, 1 से 5 या A से E तो कितना हो गया, +4, क्योंकि 1 से 5 बढ़ाओगे तो किस तरफ जाओगे, A में जब +4 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, तो 1 से 5 +4, और 5 से 9 फिर से +4, भाई 5 से 9 फिर से +4। ये चीज़ें आप कब कर पाओगे, जब आपको इनके प्लेस पता होगे, वरना आप काउंट करते रह जाओगे, सर आई के बाद J K L M N O, अच्छा अब कितने हुए, 1 2 3 4, अच्छा इनमें 6 जुड़े ना तो यहाँ 6, फिर O M N O P, ऐसे कुछ नहीं करना अपने को। जब प्लेस पता होंगे ना तो चुटकियों में आप इस प्रश्न को हल कर दोगे। ये इतना लिखना भी नहीं है, ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है। बाकी आपको ऑप्शन से देखना है भाई 9 से 15 6, 15 से 21 6, अच्छा ये 6 7 8 यानी 1 1 प्लस हो रहा है, ये 1 5 9 यानी 4 4 प्लस हो रहा है। फिर वो देखो 15 21 1, तो 15 से 6 जोड़ोगे तो 21, और 6 में वापस 21 में जब 6 जोड़ोगे तो 21 में 5 जोड़ते 26, 26 पर अल्फाबेट्स खत्म, फिर से वापस 1 जोड़ोगे तो पहले से स्टार्ट होगा। तो जब 21 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, और 1 पर आता है 1। तो भाई इसमें क्या हो रहा है आपके, ये देखो वापस लास्ट 15 से 21 कितना आ रहा है, +6, और 21 में वापस क्या जोड़ोगे, +6। कैसे जोड़ोगे कि सर 21 में 5 जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 26, जो कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला की जो सीरीज है उसका अंतिम अक्षर है। लेकिन जब +6 जोड़ना है हमें तो वापस सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 तो जोड़ दिया, प्लस वापस 1 और जोड़ूंगा, 1 जोड़ते यानी वो किस नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर आपका कौन होता है, ए। पहले नंबर पर आपका कौन होता है, ए, ऑप्शन ए अक्षर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो +6 +6 +1 +1 +4 +4 +6 +6। अगर आप इनको ऐसे देखते हो तो भाई दोनों क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, दोनों समान और दोनों समान यानी बराबर। जो पहले में ऐड हो रहा है वही वही दूसरे में गैप है। ऐसे तो आप इनका डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो अब डिफरेंस क्या होगा तो अब डिफरेंस जो इस आधार पर होगा वो किस पर होगा, सम विषम पर। अब किस पर होगा, सम विषम पर, ठीक है, किस पर होगा, सम विषम पर। कि भाई ये जो दो संख्या ऐड हो रही है ये कैसी संख्या है, सर सम है, ये दो सर विषम है, ये सर सम है, और ये सम है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, इन तीनों में जो गैप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सम संख्याओं पर आ रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर बी का गैप आ रहा है वो किस पर आ रहा है, विषम संख्या पर आ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग पद हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग पद हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जिस लॉजिक से आप इनको अलग कर पाओगे, क्योंकि इनके बीच में गैप आ रहा है, दोनों में सब में बराबर आ रहा है। तो आसानी से अब आप क्या करोगे, सम विषम का कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो अच्छा प्रश्न था ये भी, ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35। दिए गए विकल्पों में से असंगत पद का चयन करें। जे के वी, पहला क्या है, जे के वी। दूसरा है एल एन एम, दूसरा क्या है, एल एन एम। तीसरा है आर एन के, तीसरा क्या है, आर एन के। चौथा क्या है, एच एल डब्ल्यू, चौथा क्या है, एच एल डब्ल्यू। भाई यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब लिख दो इनके प्लेस, है ना, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लेस लिख के ये 10, ये 11, ये 22, ये कितना है आपका सर 12, ये 14, ये 13। फिर ये है आपके 18, 14, 11, ये कितना है, ये है सर 8, फिर 12 और फिर 23।
भाई लिख दिए, प्लेस भी लिख दिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, यहाँ मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो 10, 11, 22 है ना, इसका क्या संबंध है भाई? 10, 11, 22 का क्या संबंध हो सकता है? तो 10, 11, 22 का क्या संबंध हो सकता है आपके? देखो 10, 11, 22 का क्या संबंध हो सकता है? अच्छा, ये संबंध हो गया। क्या हुआ? देखो 10, 11, 21 होता है, +1 करोगे तो 22, लेकिन 12, 14 तो कितना हो गया? 26, तो +1 करने की जरूरत ही नहीं। ये भी 18, 14 हाईएस्ट, 12, 8, 20, इसमें +3 करना पड़ेगा। तो इसमें 2 में माइनस करो, उसमें प्लस करो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? सोचो आप, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है? भाई ये एक दूसरे का कोई विपरीत भी नहीं है। भाई यहाँ पे जो अक्षर दे रखे ऐसा कोई नहीं है कि ये एक दूसरे का क्या हो? विपरीत हो। तो विपरीत मामला भी नहीं है। अच्छा, यहाँ एक दूसरे के क्या गुणे में लग रहा है? भाई 11 दूना 22, लेकिन यहाँ नहीं है, 14, 13 ही है। यहाँ 14, 11 ही है, यहाँ 12, 23 ही है। तो ये कोई भी एक गुणे में नहीं है। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है? तो भाई कॉन्सेप्ट ये लगा, क्या लगा कि 10 और 11 इनको जोड़ो, कितना होता है? 21, और लेकिन यहाँ कितना बन रहा है? 22। तो इसमें तो हो रहा है +1। क्या हो रहा है? +1। यहाँ देखो 12 और 14 कितना होता है? 26, और 26 को जब आधा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 13। 26 को आधा करोगे तो 13 मिल जाएगा। यहाँ 21 को आधा करोगे तो कितना मिलेगा? 10.50। क्या मिलेगा? 10.50। नेक्स्ट चले 18 और 14 कितना होता है सर? 32, और 32 का जब आधा करोगे तो नेक्स्ट आना चाहिए 16, लेकिन ये दे नहीं रखा है, 11 दे रखा है। फिर है 8, 12, 20, और 20 का जब आधा करोगे तो यहाँ आना चाहिए था 10, लेकिन दे नहीं रखा है। दे कितना रखा है? 23। तो ना तो ये इसका आधा यहाँ पर आ रहा है, ना इसका आधा यहाँ पर आ रहा है, ना इसका आधा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या है? पहला पद और दूसरे पद को जब जोड़ते हैं और उनका आधा करते हैं या उनका एवरेज निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया आपके? बिल्कुल अलग हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल अलग हो गया, जो कि एक अलग संबंध दर्शाता है बाकी 3 विकल्प से, और असंगत पद कहलाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न 4 अक्षर समूह में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है? भाई फिर से आपको अक्षरों पर आधारित दे रखे, ठीक है। अभी तक शब्द वाला एक भी नहीं आया है, तो अक्षरों पर आधारित है। तो अक्षरों पर आधारित है तो बिल्कुल आप अक्षर लिख दो। क्या है? HEFG। दूसरा क्या है? NKLM। तीसरा क्या है? SOPQ। चौथा क्या है? WTUV। लिख दिए चारों। अब चलते हैं नंबर पर। तो H किस पर आता है? 8 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, N 14, K 11, L 12, M 13, S 19, O 15, ये 16, ये 17, W 23, ये 20, 21, 22। लिख तो दिए भाई सारे, लिख तो अपन ने अक्षर भी लिख दिए और उनके नंबर भी लिख दिए। अब चलते हैं कि उनमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखा 8, 5, 6, 7। तो ये तीनों नंबर क्या है? कंटिन्यू है भाई। 5, 6, फिर 7, फिर 8। तो कैसे सीरीज चल रही है? पहले चल रही है यहाँ इन तीनों तक, और फिर लास्ट वाला नंबर। फिर क्या है? लास्ट वाला नंबर। जैसे कि 5, 6 या फिर 7, 8 ऐसे ले लो, या फिर आप कैसे ले लो कि 5, 6 का जोड़ा इस तरफ और 7, 8 का जोड़ा इस तरफ, कि 5, 6 बीच में, 7, 8 इस दिशा में कॉर्नर में। 5, 6 का है बीच में और दिशा कैसे जा रही है? इस प्रकार, है ना। और 7, 8 का है कॉर्नर में, दिशा किस तरफ जा रही है? इस प्रकार। उसी प्रकार 11, 12 बीच में, दिशा किस तरफ जा रही है? इस तरफ। जबकि 13, 14 कॉर्नर में और दिशा किस तरफ जा रही है? इस तरफ आ रही है। नेक्स्ट 15, 16, तो भाई दिशा उस तरफ जा रही है, बिल्कुल सही। 15, 16 बीच में और दिशा उस तरफ जा रही है। जबकि 17, 18 है ना। 17, 18 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 19 है भाई। 17 के बाद यहाँ कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, लेकिन है नहीं, 19 है। इसलिए ये ऑप्शन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। अच्छा 20, 21, तो 20, 21 आपका हो गया इस डायरेक्शन में और बीच में बिल्कुल। फिर 22, 23 इस डायरेक्शन में और
कॉर्नर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो देख लो 20, 21, 22, 23 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लो भाई, इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है, बी ऑप्शन में लग रहा है, सी में नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ 15, 16 हो गए, लेकिन 17 के बाद 18 वाला अक्षर आना चाहिए था, यानी आर, ओ पी फिर क्यू और आर, लेकिन यहाँ आर आ नहीं रहा। और बाकी इनमें देखो सब में वही है कि ई एफ फिर जी एच, के एल एम एन, टी यू वी डब्ल्यू, तो ओ पी क्यू आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एस। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो गया, असंगत पद हो गया या अलग संबंध रखने वाला पद हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 शब्दों सॉरी, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक समान संबंध है दर्शाते हैं, जबकि एक अन्य भिन्न है। असंगत शब्द की पहचान कीजिए। असंगत शब्द की क्या करो, पहचान करो। आपको पहला शब्द दे रखा है पावर, पहला शब्द क्या दिया है, पावर। दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है वोल्ट, चौथा है फोर्स। तो अब देखो पावर, पावर क्या होता है आपको, पावर जिसे अपन कहते हैं हिंदी में शक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति, ठीक है। और शक्ति की यूनिट होती है, बिल्कुल, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति। पावर किसे कहते हैं, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको क्या कहोगे, शक्ति कहोगे, पावर कहोगे। फिर है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। ये आयतन अब आपका कौन सी भाषा का शब्द है, तो आयतन तो आप वो होता है भाई, कोई भी चीज है, कोई भी द्रव हो, चाहे ठोस हो चाहे गैस हो, कैसी भी हो, केमिस्ट्री का वर्ड है। वॉल्यूम है वो कैसा शब्द है, जो केमिस्ट्री विषय है आपका, रसायन विज्ञान, उसका शब्द है। और क्या है इसका मतलब, क्या होता है कि भाई आयतन का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल है आपके किसी पात्र में या जहाँ पर भी पड़ा है, तो कितना स्थान घेर रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये मेरे पास इतना बड़ा है, लेकिन इसमें जो मैंने दूध डाला वो सिर्फ इतने तक ही आया, कितने तक आया, 20 तक आया सिर्फ। यहाँ मैंने इसको क्या लगाया कि ये भाई 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। तो ये 40 ml का मेरे पास क्या है, एक छोटा सा कोई भी कुछ भी चीज़ है जिसमें क्या 40 ml है, जिसमें कितना आ रहा है, 40 ml आ रहा है। जैसे कोई दवाई का आप ढक्कन ले लो, जो कैप होती है ना दवाई के ऊपर, जो सिरप लेते हो आप, उसका जो कैप आता है उसमें भी आता है ना 25-50 ml, तो 5-10 ऐसे उस टाइप में। तो क्या है 5 ml 10 ml ऐसे। तो मान लो कुछ भी यहाँ पर है, उसमें ये क्या है 10 ml, ठीक है, 20 ml, 30 ml और 40 ml, ठीक है। और ये क्या हो गए आपके, अब जो ये द्रव भरा है ना, ये दूध हो, पानी हो, कुछ भी ले लो इसको, तो ये द्रव है, इसका आयतन कितना है सर, इसका आयतन है कितना, 20 ml। कितना है, 20 ml। क्यों है 20 ml कि सर ये पात्र 40 ml का है, लेकिन जो आयतन अपन ने अंदर द्रव डाला है वो कितना स्थान घेर रहा है, वो सिर्फ 20 ml तक का स्थान घेर रहा है। ऊपर की जगह खाली पड़ी है, ऊपर की जगह क्या है, खाली पड़ी है, उसका हमारे कोई यूज नहीं है। इसका आयतन सिर्फ इतना ही है, इसका आयतन सिर्फ कितना है, इतना ही है। इसका मतलब इसका आयतन कितना हो गया, 20 ml। यानी ऐसी चीज जो क्या हो आपके, कोई भी चीज जितना अपना एरिया कवर करता है, जितना अपना क्या बोलते हैं जगह घेरता है ना, वही उसका क्या है, आयतन बन जाता है। अब देखो, तो वॉल्यूम का अर्थ हो गया आयतन। तीसरा है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है सर, वोल्ट का अर्थ होता है विभव। वोल्ट किसे बोलते हैं, विभव, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, विभव होता है, हिंदी में कहते हैं, फिजिक्स का वर्ड है, पावर भी फिजिक्स का वर्ड है। फोर्स, फोर्स भी क्या है आपका, फोर्स का मतलब होता है दाब, है ना। फोर्स का मतलब होता है दाब नहीं बल, प्रेशर का मतलब होता है दाब, फोर्स का मतलब होता है बल। किसी चीज पर अगर आप बल लगाते हो तो उसका मतलब क्या होता है, फोर्स। अब देखो शक्ति क्या है, एक सदिश राशि। शक्ति क्या है, एक सदिश राशि है। और ये किस विषय का आपके ये शब्द है, तो ये आपके फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का, किसका है, भौतिक विज्ञान का वर्ड है, शब्द है। आयतन है, ये आपके अदिश राशि है। अदिश का मतलब आयतन की कोई दिशा नहीं होती कि आयतन दिशा है। आयतन क्या है, अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। अदिश और सदिश होते क्या है, तो सदिश राशि अपन उन्हें कहते हैं, सदिश राशि अपन उन्हें कहते हैं जो जिनकी क्या हो, कोई ना कोई दिशा हो, ठीक है, जिनकी क्या हो, कोई ना कोई दिशा हो, क्या हो, दिशा हो। जबकि अदिश राशि उन्हें कहते हैं, अदिश दिखा है ना, सदिश और अदिश, दिश मतलब दिशा,
और अ का मतलब आ गया जिसमें दिशा नहीं हो, जिसकी दिशा क्या हो, नहीं हो। तो ये आपके थोड़ा सा अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स में चले गए कि सदिश कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें दिशा हो और अदिश कौन सी होती है जिसमें दिशा नहीं हो। तो देख लो, वोल्ट, वोल्ट होता है विभव, ये भी कैसा है, सदिश। वोल्ट कैसा होता है, विभव, ये भी सदिश, इसकी भी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अदिश जो आयतन है वो कौन सा है, तो सर ये रसायन विज्ञान का शब्द है। आयतन है वो क्या है, रसायन विज्ञान का शब्द है। वोल्ट सदिश किस विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान का। किसका है, भौतिक विज्ञान। और लास्ट है बल, सर बल भी सदिश होता है, बल की भी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, एक भाई इस दिशा में बल लग रहा है तो ये भी किसका है, भौतिक विज्ञान का या रसायन विज्ञान का। बल आपके रसायन विज्ञान में भी आते हैं, ठीक है। तो कहीं का भी अपने को कोई मतलब नहीं, ये एक भी कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो देखो ये सदिश, ये सदिश, ये सदिश, लेकिन एकमात्र कौन है, अदिश, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, अदिश राशि होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि भाई वॉल्यूम क्या है, अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती। आप वॉल्यूम को यूनिट में नाप सकते हो कि भाई ml में ना 20 ml है, उतना ml, लेकिन इसकी दिशा नहीं नाप। क्या आयतन की कभी कोई दिशा होती है कि ये आयतन इस दिशा में इतना है, अरे भाई दिशा क्या है, ये तो आयतन तो मतलब जो फैला हुआ है। आप चाहे कोई पात्र में पानी डाल दोगे तो बिखर जाएगा, उसका जितना एरिया कवर करेगा वो उसका आयतन है, ठीक है। आप जैसे अभी खड़े हो, है ना, मैं अभी खड़ा हूँ, तो मेरा आयतन कितना है, तो जो ये इतना एरिया मैं कवर कर रहा हूँ ना, इस रूम का ये वाला एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया, आयतन। ये मेरा क्या हो गया, आयतन। ये बोर्ड है, इस बोर्ड ने यहाँ पर इतना कवर कर लिया, ये इस बोर्ड ने पूरे एक दीवार का क्या हुआ, इतना पार्ट कवर कर लिया मान लो, तो ये क्या हो गया, इस बोर्ड का आयतन हो गया तो जो भी चीज जितना एरिया कवर करती है वही उस चीज का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चले गए हमने, अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े। अदिश सदिश का नॉलेज होना चाहिए आपको। और यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जो कि क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। तो अच्छा प्रश्न था, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से विषम का चयन कीजिए। निम्न में से क्या कीजिए, विषम का चयन कीजिए। और आपको क्या दे रखा है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। अच्छा, ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। आप देखो SI, P, Ge और AS, ठीक है। तो ये आपको 4 लेटर्स दिए, ये लेटर्स नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, सिंबल्स है। ये 4 क्या है, सिंबल्स है। क्या है, ये चारों प्रतीक है, सिंबल्स है। किसके सिंबल्स है सर तो ये सिंबल्स है सर तत्वों के। किसके प्रतीक है, तत्वों के। अब ये तत्व क्या है, तो तत्वों के प्रतीक है। किसके प्रतीक है, तत्वों के। अब ये तत्व क्या है, तो ये आपके रसायन विज्ञान में, यानी जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो रसायन विज्ञान में एक तत्वों की टेबल है ना, तत्वों की सारणी है ना, तत्वों की क्या है, सारणी है। और वहीं से आपके ये शब्द आए हुए कौन सी सारणी, सर आपने पढ़ी होगी कुछ इस आकार में, है ना। ये इस आकार में कोई सारणी होती है, किसमें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, जहाँ पर आपके 2 रो में यहाँ पर कुछ तत्व आते हैं, फिर कुछ रो में यहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे चलता रहता है, ये कुछ इस प्रकार आता है, फिर नीचे 2 रो में और कुछ तत्व आते हैं जो बचे हुए रहते हैं ना, अलग ये कौन सा हो गया, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक। ये आपके जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ब्लॉक्स बनते हैं, S ब्लॉक के तत्व हो गए, P ब्लॉक के हो गए। अब जैसे P ब्लॉक में पीछे वाला है ना, तो ये क्या होता है, इनको बोलते हैं अपन गैसों का समूह। क्या बोलते हैं, गैसों का समूह, ठीक है। क्या होती है इसमें, सारी गैसें होती है, जैसे नियोन, आर्गन, है ना, ये टाइप में अब आपसे पूछा है कौन कौन से, SI का मतलब होता है सिलिकॉन। SI का किसका सिंबल है, जो सिलिकॉन तत्व होता है उसका सिंबल है। P का मतलब होता है फॉस्फोरस। P का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस। इसका तत्व जो फॉस्फोरस है उसका सिंबल या प्रतीक क्या होता है, P। G का मतलब होता है जर्मेनियम। G का मतलब क्या होता है, जर्मेनियम, ठीक है। और AS का मतलब होता है आर्सेनिक, ठीक है। AS का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक होता है ये G का मतलब शायद जर्मेनियम है या फिर गैलियम, तो गैलियम और जर्मेनियम में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। Ga होता है, अब ये किसका होता है, शायद गैलियम का यही होता है, तो G आपका जर्मेनियम है। G क्या पक्का जर्मेनियम है, क्या है, जर्मेनियम तो ये तत्व तो हो गए और ये इनके सिंबल हो गए, है ना।
भाई इसको अपन ने समझ लिया कि सिलिकॉन तत्व होता है उसका सिंबल क्या, प्रतीक है SI, फॉस्फोरस का P, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का AS। लेकिन ये है क्या, तो भाई जो सिलिकॉन है ये क्या है, एक उपधातु। क्या है, उपधातु। अब क्या है सर ये उपधातु तो जो आपकी ये टेबल होती है ना, इसमें आपके धातु, उपधातु और अधातु है ना, इन तीनों के हिसाब से इनको वर्गीकृत किया जाता है कि इस टेबल के जो तत्व होते हैं, कुछ तत्व होते हैं धातु में आते हैं, कुछ अधातु उपधातु में आते हैं, कुछ अधातु में। अब धातु में कौन सा है, तो वह तत्व क्या है जो मेटल अपन ने पढ़ा है ना, मेटल, ठीक है, ये मेटेलॉइड वगैरह ये पढ़ रखे हैं ना आपने, तो ये क्या हो जाता है, मेटल, मेटेलॉइड वगैरह। तो धातु, उपधातु और अधातु। उपधातु क्या, जो धातु और अधातु का मिक्स फॉर्म हो, क्या हो, धातु और अधातु की मिक्स्ड फॉर्म हो, उनके बीच की फॉर्म उन दोनों से मिलकर हो, जिसमें क्या हो, कुछ गुण धातु के हो, कुछ गुण अधातु के हो, वो क्या कहलाती है उपधातु। अब सिलिकॉन है, ये कैसी उपधातु। अच्छा, जर्मेनियम सर उपधातु, जर्मेनियम भी कैसी है, उपधातु। आर्सेनिक उपधातु, आर्सेनिक भी क्या है, उपधातु। लेकिन जो फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस आपका शायद धातु में आता है, ठीक है, पर धातु है या नहीं ये मेरे को कंफर्म नहीं है। थोड़ा फॉस्फोरस आपका जो आता है आई थिंक धातु में आता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी हो ये उपधातु तो नहीं है, ये उपधातु मुझे पता है नहीं है, क्योंकि उपधातु में आपके फिक्स्ड आते हैं जो कहाँ पर आते हैं, इस साइड में, है ना, ये जो एक तिरछी ऐसे लाइन चलती है, इस जो वर्ड आते हैं वो आपके क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो फॉस्फोरस आई थिंक उपधातु तो पक्का नहीं है, तो धातु ही होगा, ठीक है। फॉस्फोरस होता है क्या पता है, ये जो हाथ पर रखते हो ना आप, मेरे हिसाब से जो हाथ पर रखने से वो क्रिया कर लेता, कौन सा, कपूर, कपूर आता है ना, कपूर। तो कपूर को हाथ पर रखने से क्या होता है, ऐसे सुगंध टाइप होती है ना, मतलब वायु से आसपास के वातावरण से क्रिया करता है वो, तो वही क्या होता है, फॉस्फोरस, आई थिंक वही होगा, ठीक है। लेकिन जो भी हो अपना इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि अपना ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, अपना सब्जेक्ट कौन सा है, रीजनिंग, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, निम्न में से विषम को छांटना है। तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो छांट पाओगे। तो नॉलेज इतना ही रखना कि भाई ये उपधातु है, ये उपधातु, ये उपधातु, तब तीनों उपधातु है, ये कुछ भी हो, इनसे क्या है अलग, इनसे क्या है अलग है चाहे रिएक्शन करे चाहे नहीं करे, उससे अपने को इतना डीप में नहीं जाना। तो फॉस्फोरस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि भाई आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये तीनों क्या है, उपधातु है। तो फॉस्फोरस इनके क्या हो, इन बाकी तीनों से अलग संबंध रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें और उस एक को चुने जो वाक्यों से अलग हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आपके मेहनत लगेगी प्लस नॉलेज लगेगा। प्लस क्या लगेगा, नॉलेज लगेगा। अभी तक तो जो अक्षर आ रहे थे, अक्षर में तो क्या 26 है, स्थान पता करो, गैप पता करो, आसान प्रश्न थे। अब यहाँ लगेगा आपका नॉलेज। क्यों, क्योंकि पहले तो इसमें क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण मतलब ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता हो, एक अर्थ निकलता हो। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। ये जो आपके पास दिए, ये कैसे टेढ़े मेढ़े इधर उधर प्लेस डाल दिए गए, तो आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित पहले तो करना है कि भाई कौन सा अक्षर किस स्थान पर आएगा, भाई ये आगे पीछे, वो पीछे, इस तरफ और कौन सा अक्षर किस स्थान पर आके जो शब्द बनेगा वो शब्द का कुछ ना कुछ क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, अर्थपूर्ण शब्द कहलाएगा। तो पहले तो आप ये करो, और जब ये चारों आ जाए तो उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका अर्थ ये होता है, और उनके अर्थ पता होंगे तब भी आप क्या करोगे, उनमें से विषम छांट पाओगे भाई हाँ ये तीनों तो सेम संबंध है और इसका क्या है, अलग है। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या दे रखा आपको, अर्थपूर्ण शब्द। पहला है आपके पास OLEMN, OL की है MN, ठीक है। दूसरा है PEALP, PEALP। तीसरा है OGREAN, तीसरा है OGREAN। चौथा है OTTOPA, चौथा है OTTOPA। तो इसका तो मुझे पता चल गया, ये तो क्या बन गया, पोटैटो है ना, आलू, आलू बन गया। आलू की स्पेलिंग यही होती है ना, POTATO, तो POTATO। तो इसको तो व्यवस्थित कर दिया मैंने, पोटैटो। और पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू। जो आप आलू की सब्जी खाते हो वो आलू, पोटैटो। अच्छा, इसका मतलब अब तो यहां पर देखो
OGREAN है ना, OGREAN। तो देखो मतलब ये सब्जी से संबंध है तो ये फिर भी उनसे क्या होंगे, सेम कुछ ना कुछ समान में होगा। तो देखो पहला मिला मुझे, क्या मिला, बिल्कुल मिल गया, LEMON। क्या मिला, LEMON। तो LEMON क्या होता है, लेमन। लेमन का मतलब होता है नींबू। नींबू होता है ना, उसे आप क्या कहते हो, लेमन कहते हैं ना, लेमन जूस पियो, लेमन वाटर पियो, नींबू पानी पियो, है ना। तो ये हो गया लेमन। तो ये पोटैटो, ये लेमन, इसका मतलब ये क्या है, या तो सब्जी या फल, इनसे ही संबंधित है। अब तो इससे बनाओ क्या बन सकता है, तो PEAPL यानी देख लो, APPLE एप्पल बन गया है ना, APPLE एप्पल। एप्पल यानी सेब, तो ये क्या बन गया, एप्पल यानी सेब। फिर चौथा है, तो इसका मतलब OGN दे रखा, ऑरेंज ही बनेगा ये, देख लो एक बार, OR ऑरेंज है ना, ORANGE, बिल्कुल ORANGE ऑरेंज बन रहा है। ORANGE ऑरेंज बन रहा है। और ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा। तो अगर मैं नींबू की बात करूं तो ये क्या है, फल है ना, फल टाइप में है। सेब फल है, संतरा फल है, लेकिन आलू क्या है, सब्जी है। आलू सब्जी है। फिर इसको दूसरे बाइट में क्लासिफाइड करूं तो नींबू का क्या होता है, पेड़ होता है, मतलब बाहर लगता है, जमीन से बाहर लगता है। क्या लगता है, बाहर, जमीन से बाहर। सेब पेड़ होता है, पौधा होता है ना, सेब का पेड़ पौधा। संतरे का भी पेड़ होगा। लेकिन आलू ये जमीन के अंदर लगता है, मिट्टी के अंदर। आलू का लगता है मिट्टी के अंदर, यानी तने वाला है, मिट्टी के अंदर लगता है। और कैसा है ये, तने वाला है। तने मतलब क्या होता है, तने में लगता है। जैसे आपकी कोई फसल है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जा रही है ये, और उसके बाद मान लो उसकी ये जड़ें नीचे जा रही है, क्या है ये, क्या है, जड़ें। तो आलू कहाँ लगता है, या तने में। आलू कहाँ लगते हैं, या तने में लगते हैं, उसके जड़ में लगते हैं। ये होता है ना तना, तो यहाँ तने के इधर, यहाँ पर पास में जमीन के अंदर की तरफ लगते हैं, मिट्टी के अंदर। तो इसलिए क्या हो गया, आलू एक ऐसा है, पोटैटो। देखो चारों के पहले सही में अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इनके अर्थ निकाले। पहले का लेमन नींबू, एप्पल सेब, ऑरेंज संतरा, पोटैटो आपका क्या हो जाएगा, आलू। अच्छा तीनों क्या है, फल है, लेकिन ये सब्जी है। तो पहले ये तो बाहर हो गया पोटैटो, पहले क्या हो गया, बाहर हो गया कि भाई वो तीनों क्या है, सब्जी है, जबकि ये क्या आपके एक फल, ये क्या है, फल। दूसरा, ये तीनों जमीन के बाहर लगते हैं। ये तीनों कहाँ लगते हैं, जमीन के बाहर लगते हैं, जबकि चौथा जो आलू है वो जमीन के अंदर लगता है, तने पर लगता है। तो यहां से भी पोटैटो क्या हो गया, अलग हो गया, असंगत पद हो गया। इसी प्रकार आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, OTTOPA। चलते हैं नेक्स्ट पर। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। ये भी अच्छा प्रश्न है, और आई थिंक ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न है ये आज की क्लास का। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो अब देखो पहला है मेरे पास LAFC। LAFC, तो इससे क्या बन सकता है, भाई AF से कुछ बनाऊं तो AFCL कुछ बनेगा नहीं, FCL है ना। और फाक्ल या फाल्क ऐसा कुछ बन, एक बन गया, क्या बना, काल्फ। क्या बना, काल्फ। क्या होता है काल्फ, सर काल्फ बोलते हैं अपन गाय के बच्चे को। जो बछड़ा होता है ना, गाय का जो बच्चा होता है जिसे अपन बछड़ा कहते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काल्फ, काफ। मतलब काल्फ काल्फ बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, काफ। क्या होता है, काफ। इसमें एल आपका साइलेंट रहता है, एल क्या होता है, साइलेंट रहता है, काफ। फिर दूसरा, तो इसका मतलब भाई ये गाय का बच्चा, यानी अब क्या हो गया, ये जानवरों से संबंधित है। तो दूसरा क्या है आपके, तो दूसरा दे रखा है UKCGIDLN। तो दूसरे का यहां पर क्या हो जाएगा आपके, तो देख लो UKCG है ना,
DU क्या बन गया, DUCKLING बन गया, DUCKLING क्या बना, डकलिंग। डकलिंग क्या होता है, बत्तख के बच्चे को बोलते हैं। डकलिंग कौन होता है, डक का मतलब होता है बत्तख। डक का मतलब क्या होता है, बत्तख होता है ना। डक का मतलब DUCK, डक का मतलब बत्तख, और उसके लिंग यानी डकलिंग, यानी उसको क्या बोलते हैं, बत्तख का बच्चे को बोलते हैं। फिर क्या है, नीचे देखो BCU, ये तो सिंपल है। BCU यानी CUB, क्या बना, CUB। CUB होता है कब। कब किसको बोलते हैं, शेर के बच्चे को। शेर के बच्चे को क्या बोलेंगे, कब। शेर के बच्चे को आप क्या बोलते हो, कब बोलते हो। तो यहां पर देख लो CUB हो गया, क्या हो गया, CUB। ठीक है। अच्छा अब देखो शेर के बच्चे को बोलोगे कब, यानी CUB। काफ, डकलिंग, कब, ये तीन तो हो गए। अब चौथा बचा ये। तो चौथे का क्या होगा, इसमें भी LING दे रखा है, और ये बन गए आपके, एक शब्द बनता है जो जिसका मीनिंग अलग होता है। जिसका मीनिंग क्या होगा, अलग। क्यों, हमें पता चल गया अब ये अलग मीनिंग वाला शब्द ही बनेगा, तो कोई जानवर के बच्चे का तो बनेगा नहीं। ये क्या होता है, हायरलिंग। ये क्या होता है, हायरलिंग। और जैसा कि देखो इसका नाम है, चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझो। हायर, हायर का मतलब क्या होता है, हायर का मतलब क्या होता है, किराए पर लेना, है ना। हायर का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना किसी को हायर किया, मतलब उसको पैसा देके काम कराओ। हायर का मतलब क्या होता है, अपन कहते नहीं है कि भाई यार मैंने उसको हायर कर लिया। उसको हायर मतलब उसको खरीद लिया, है ना। उसको खरीद लिया इन द सेंस, उसको खरीदने का मतलब क्या, उसको अपने पास तो रखोगे नहीं पूरी जिंदगी। खरीदने का मतलब है भाई उसको मैंने पैसा दे दिया, और पैसा देने के क्या होगा भाई, वो मेरे पैसा दे के कारण मेरा काम करेगा। भाई उसको मैंने पैसा दे दिया और वो मेरा पैसा लेकर क्या करेगा, मेरा काम करता रहेगा। तो हायरलिंग बोलते हैं जो पैसा लेके काम करते हैं ना, उन्हें। हायरलिंग किसे बोलते हैं, जो पैसा लेकर काम करते हैं उन्हें, पैसा लेकर काम करने वालों को। तो आपको पता चल गया होगा, यही आपका यहाँ पर क्या है, अलग है। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अलग। तो काफी अच्छा प्रश्न था सच में भाई। देखो काफ है ना, काफ तो नॉर्मल हो गया, ये कब दे दिया ना, तो इन पे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो देखो कब होता है, शेर के बच्चे को इंग्लिश में कहते हैं CUB। काफ होता है उसको गाय के बच्चे को कहते हैं। तो डकलिंग होता है, डक यानी बत्तख होता है, तो डकलिंग यानी बत्तख के बच्चे को अपन डकलिंग कहते हैं। और हायरलिंग होता है ना, वो क्या होता है, पैसा लेकर काम करने वाले को हायरलिंग कहते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं, मुझे पता है कि सर काफ का तो किसी को पता भी होगा, काफ का क्या होगा पता भी होगा, गाय के बच्चे को बोलते हैं। अब डकलिंग का पता है नहीं, हायरलिंग का पता है नहीं, सर लिंग लिंग है, मतलब ये तो दोनों सेम है। ये दोनों में से तो अलग हो ही नहीं सकता, पीछे लिंग लिंग है। ठीक है, ये काफ है तो हो सकता है ये कोई CUB, कब बक। अब जिसको पता ही नहीं है, शेर के बच्चे को बोलते, वो सोचेगा भाई इससे तो कुछ बनेगा नहीं, भाई इससे तो बन गया काफ। और ये दोनों लिंग लिंग है तो अलग होंगे नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन अलग है। और मार के आ जाता है तुक्का D, और फिर वो क्या हो जाता है, गलत। इसलिए सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो इस 40 प्रश्न के साथ आपका जो आज अपन ने क्या किए, 10 प्रश्न किए, किस पर, जो आपके बेस्ड ऑन लेटर्स या फिर वर्ड्स थे। क्या पर थे, बेस्ड ऑन लेटर्स या फिर वर्ड्स थे, यानी अक्षरों पर जो आधारित थे या फिर शब्दों पर जो आधारित थे, उन पर हमने आज काफ़ी प्रश्न कर लिए और सबके कॉन्सेप्ट समझे। और जो लास्ट के 2 प्रश्न थे ये तो बहुत शानदार थे शब्दों पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में आगे के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।